हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये नेशनल इनकम की हमारी तीसरी वीडियो है, चैप्टर नंबर 2 की तीसरी वीडियो। लास्ट वाली जो वीडियो थी हमने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था और उसके पीडीएफ नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। और इसी तरीके से आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी भी जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी नोट्स हैं वो आप सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, ताकि जब लॉकडाउन को पार करेंगे देन उसके बाद जब हमारी क्लासेस होंगी तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाद में तुम्हें दोबारा नोट्स लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप फिर दीक्षा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर मेरे पास से इकोनॉमिक्स के नोट्स या फेस टू फेस मुझसे पढ़ सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है भाई? ये ना एक क्वांटिटी मेज़र होता है भाई। स्टॉक भी एक क्वांटिटी मेज़र होता है और एक फ्लो भी क्वांटिटी मेज़र होता है। लेकिन स्टॉक कौन सा होता है? देखो, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी जिसको हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं, ऐसी जो भी क्वांटिटी होती है उसको स्टॉक बोलते हैं। और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की एक निश्चित अवधि के बाद मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो। यानी स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है या ऐसा मेजरमेंट होता है जिसको हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं। और फ्लो एक ऐसा मेज़र होता है जिसको हम समय की एक निश्चित अवधि यानी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम उसको मेज़र करते हैं। जैसे भाई मान लो कि स्टॉक है भाई, आपके बैंक अकाउंट में 1 जनवरी 2019 है भाई, आपके इस डेट पर आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये हैं, तो आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं तो आप कभी भी मेज़र कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट भाई, जैसे मान लो आपको पॉकेट मनी है, पर मंथ मिलती है, आपकी सैलरी है वो पर मंथ आती है, ठीक है। जो हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। दैट इज स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। देन उसके बाद इनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में डिफरेंस होता क्या है। देखो, स्टॉक और फ्लो के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, स्टॉक एंड फ्लो यानी कि स्टॉक और प्रवाह। सबसे पहला, इसको हम कब मेज़र करते हैं? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कभी भी हम इसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। और जो फ्लो होता है, फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसको हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम समय की एक निश्चित अवधि के बाद ही मेज़र कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें समय अंतराल होता है, यानी इसके पास टाइम डायमेंशनल होती है। नहीं, स्टॉक के पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, इसको हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं, इसका कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है। लेकिन जो आपका फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है इसकी टाइम डायमेंशनल होती है, यानी इसको हम एक निश्चित अवधि के बाद ही मेज़र कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम तीसरा डिफरेंस अगर पढ़ें तो जो स्टॉक होता है, स्टॉक वो फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, फ्लो को प्रभावित करता है, और जो फ्लो है वो स्टॉक को प्रभावित करता है। यानी दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और जो फ्लो है वो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे भाई? जैसे मान लो कि आपकी जितनी इनकम है भाई, आपके पास जितना फ्लो ऑफ इनकम है पर मंथ, जितनी आपकी फ्लो ऑफ इनकम है वो आपकी वेल्थ यानी जो आपका स्टॉक है, वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो उसको प्रभावित करेगा। इसी तरीके से जो आपके पास स्टॉक है भाई, एक साल में आपके पास कितनी मशीनरी है वो ये डिसाइड करेगी कि आप कितनी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कर सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये था स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं, फ्लो एक ऐसा जिसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेज़र किया जा सकता है। इसमें डिफरेंस, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसकी टाइम डायमेंशनल होती है, इट डजंट हैव टाइम डायमेंशनल, इसकी टाइम डायमेंशनल होती है। स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देन उसके बाद, ये तो स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आगे अगर अपने इस डिस्कशन को करें तो जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो हमारी पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमी होती है भाई, मैक्रो इकोनॉमी को हम टोटल 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्टर्स में? 4 सेक्टर में। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि इसको हम बोलते हैं गृहस्थ क्षेत्र, ठीक है।
दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि उत्पादन क्षेत्र। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र। और चौथा जो आपका होता है वो होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि इसको बोलते हैं बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र। तो जो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा सेक्टर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर एंड चौथा सेक्टर हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब ये चारों के चारों सेक्टर हैं क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखो, पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसके अंदर हम सारे के सारे परिवार यानी जितने भी हाउस होल्ड लोग हैं उनको काउंट करते हैं। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, उत्पादन की जितनी भी इकाई हैं, उन सारे के सारे को हम प्रोडक्शन सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में, भाई गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट है जो वो गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड होगी। ठीक है, वो प्रोडक्शन भी करती है और वो लोगों का वेलफेयर भी करती है। तो ये हमारे चारों के चारों सेक्टर्स हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये ऑनर होते हैं, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन के कारक हैं। भाई जैसे भी आपको किसी भी प्रोड्यूसर को कोई प्रोडक्शन करना है तो डेफिनेटली ही नीड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको उत्पादन के कारकों की जरूरत पड़ेगी। तो जो उत्पादन के कारक होते हैं उनका जो मालिक है, उनके जो ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर उत्पादन के कारकों के मालिक होते हैं, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उनको लेता है किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। उत्पादन क्षेत्र ग्रस्त क्षेत्रों से उत्पादन के कारक क्या करता है, हायर करता है, उनसे लेता है। उसके बाद सरकारी क्षेत्र का क्या काम है, भाई सरकारी क्षेत्र क्या होता है, वेलफेयर के रूप में काम करती है लोगों की, और प्रोडक्शन यूनिट के रूप में भी काम करती है। भाई जैसे वेलफेयर मतलब कल्याण के रूप में भी और किसी न किसी चीज़ के उत्पादन के लिए भी। जैसे देखो अभी कोविड-19 चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लोगों को खाना खिला रही है या बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रही है, तो वेलफेयर एजेंसी के रूप में। और गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो किसी ना किसी चीज़ का उत्पादन भी कर रही हैं, तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर में देखो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हम काउंट करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। भाई किसी भी चीज़ का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो किस में काउंट होता है, एक्सटर्नल सेक्टर। भाई देखो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हमारी कंट्री का कोई तैयार माल, भाई जैसे मान लो हमारी कंट्री है और ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हमारी कंट्री का कोई भी सामान हमारे से बाहर जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और हम किसी बाहर की कंट्री से सामान खरीद कर अपनी कंट्री में लेकर आते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। यानी कि इसमें आयात तथा निर्यात, एक्सटर्नल बाहरी क्षेत्र के अंदर आयात तथा निर्यात दोनों को शामिल किया जाता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट का मतलब जो बाहर से हम मंगाते हैं। तो ये सारा था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। इसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। भाई हाउस होल्ड सेक्टर में परिवार वाले लोग काउंट होते हैं, ये उत्पादन के जो कारक होते हैं उनके मालिक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर सारी की सारी उत्पादन की इकाइयाँ प्रोडक्शन यूनिट्स काउंट होती हैं और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं प्रोड्यूसर से, हाउस होल्ड सेक्टर से। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट होती है, ये वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करती है, यानी कल्याण की एजेंसी के रूप में या किसी न किसी चीज़ के उत्पादन के लिए। बाहरी क्षेत्र के अंदर हम एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट को काउंट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जो सामान बाहर भेजा जाता है, इम्पोर्ट का मतलब जो सामान बाहर से मंगवाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्टर्स के बारे में। देखो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे इंटर सेक्टोरल फ्लो। क्या पढ़ेंगे, इंटर सेक्टोरल फ्लो। अब देखो जो इंटर सेक्टोरल फ्लो है वो होता क्या है, इंटर सेक्टोरल फ्लो का मतलब होता क्या है। भाई अब क्या होता है, भाई अगर हम मान लो कि हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर,
यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, और आपके पास है प्रोड्यूसर सेक्टर यानी गृहस्थ क्षेत्र और उत्पादन का क्षेत्र। भाई दोनों के दोनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है। जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स आपस में जो डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे जो निर्भर होते हैं, उसी को बोलते हैं इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंसी। हिंदी में बोलते हैं अंतर क्षेत्रीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? अंतर क्षेत्रीय प्रभाव, क्योंकि इकोनॉमी के सारे सेक्टर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो इंटर सेक्टोरल फ्लो है उसकी वजह से इकोनॉमी में दो तरह के फ्लो जनरेट होते हैं। इकोनॉमी के अंदर उसकी वजह से दो तरह के फ्लो जनरेट होते हैं। एक को बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो, इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह, और इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। भाई इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सेक्टर सब आपस में डिपेंडेंट हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो दो तरीके के फ्लो होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो। अब देखो मॉनेटरी फ्लो का मतलब क्या है। भाई जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है, अब इन दोनों के बीच गुड्स, इन दोनों के बीच मनी का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? मनी का फ्लो होता है। जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच मनी का फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी फ्लो। जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के बीच पैसों का लेन देन हो तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। जैसे भाई हाउस होल्ड सेक्टर, भाई प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर ऑफ पेमेंट देगा। भाई जैसे उत्पादन क्षेत्र ने हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ उत्पादन के कारक लिए, मान लो कोई ज़मीन किराए पे ली है, कोई लेबर ली है, तो डेफिनेटली उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मॉनेटरी जो मनी है उसका फ्लो होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, कोई गुड्स और सर्विसेज चाहिए, तो उसे खर्चा करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच किसका फ्लो है? मनी का फ्लो, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। देन उसके बाद इकोनॉमी के अंदर जो दूसरा फ्लो होता है वो होता है रियल फ्लो। भाई जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है, जब इन दोनों के बीच गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो, किसका फ्लो हो? गुड्स और सर्विसेज का, यानी रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है आपस में, तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, ये बदले में गुड्स और सर्विसेज देगा। तो इस तरह के जितने भी फ्लो होते हैं उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। तो इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंसी की वजह से दो तरह के फ्लो जनरेट हुए, मॉनेटरी फ्लो, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, और रियल फ्लो का मतलब अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा फ्लो के बारे में। उसके बाद अगर हम आगे चले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता क्या है, और ये 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भाई देखो होता क्या है। इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, उत्पादन, व्यय और आय का सृजन यानी जनरेशन ऑफ इनकम। दीज 3 एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी इकोनॉमी, और ये अर्थव्यवस्था में कभी भी रुकती नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यू करती हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़
आर लाइफलाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। ये एक्टिविटीज़ किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एक्टिविटी हमेशा इकोनॉमी के अंदर होती हैं, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं भाई? देखो, जैसे प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, अब ये तीनों की तीनों एक सर्कल के रूप में काम करती हैं। जैसे अब इन तीनों में से कौन सा पहले हुआ भाई? वी कैन नॉट ट्रेस आउट द बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ दीज एक्टिविटी। जैसे एक सर्कल होता है ना भाई, सर्कल के भी जो हमारे पास सर्कल है, तो एक सर्कल का ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लगता है ना एंडिंग पॉइंट पता लगता है, तो उसी तरीके से इन एक्टिविटीज़ का ना तो बिगिनिंग पॉइंट हमें पता लगता है ना ही इनका एंडिंग पॉइंट हमें पता लगता है। तो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट जब इन एक्टिविटीज़ का नहीं पता लगता तो इन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लाइक जैसे वो अंडा मुर्गी वाला केस, भाई अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, तो हम बता ही नहीं सकते कि अंडा पहले मुर्गी पहले, पता नहीं क्या पहले। ठीक है, इसी तरह इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कौन सी पहले हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ ख़त्म होगी, ये नहीं पता लगा सकते। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आखिर पढ़ते क्यों है ये, इसका महत्व क्या है? अब देखो, इसका महत्व क्या है, इसके दो महत्व हैं। सबसे पहला, इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे पे, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे पे कितनी डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे कितनी निर्भर है। तो पहला, इंटरडिपेंडेंसी जानने के लिए, इंटरडिपेंडेंसी का पता लगाने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ती है कि हाउ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। दूसरा, जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे, जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे, यानी जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो राष्ट्रीय आय की गणना की कैलकुलेशन में भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन ट्रेस आउट या वी कैन फाइंड आउट द डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन ईच अदर, यानी सब सेक्टर एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है इसके बारे में पता लगता है। दूसरा, इट हेल्प टू एस्टिमेशन, इट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने में भी जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये वीडियो हमारी ख़त्म होगी। तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब इकोनॉमी के अंदर मॉडल है अलग अलग, हम बात करेंगे टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल, और उसमें बात करेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह होता कैसे है। टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से होता है। तो पहला मान लो कि हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या पे करेगा भाई? सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के कारक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को उत्पादन के कारक देगा, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बदले में जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इसको क्या देगा? पेमेंट। कौन सी पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। कौन सी पेमेंट? फैक्टर पेमेंट, यानी कारक आय। भाई पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने उत्पादन के कारक दिए, इनके बदले में इन्होंने क्या दिए? इसके बदले में क्या दी? कारक आय, यानी फैक्टर इनकम। उसके बाद जब क्या इनकम आएगी तो ये क्या करेगा? खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर व्यय करेगा। अब ये जब इसने इस पे हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर पे खर्चा किया है, तो बदले में ये क्या देगा इसको? भाई बदले में देगा गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुएं और सेवाएं। तो ये हमारा टू सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल में जो सर्कुलर फ्लो है वो इस तरीके से काम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को उत्पादन के फैक्टर पेमेंट, यानी कारक आय वो पे करेगा।
हाउस होल्ड सेक्टर्स पे खर्चा करेगा, बदले में ये गुड्स और सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 और ये नेशनल इनकम की तीसरी वीडियो थी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस ये रिक्वेस्ट ये है कि नोट्स लिख लेना और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि लॉकडाउन में उनका भी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।